हेलो इन्वेस्टर्स, फंडामेंटल एनालिसिस के 7th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस और इकोनॉमिक मोड्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड पर मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल और बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आप भी फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स फ्री में करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक हैं, उन्होंने कहा है कि आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है जिनका बिजनेस मॉडल आप नहीं समझते। तो बिजनेस मॉडल समझने की इम्पोर्टेंस आपको इसी बात से पता लग जाती है। एक कंपनी किस तरह से अपने कस्टमर्स के लिए वैल्यू बनाती है, उसे कस्टमर्स तक डिलीवर करती है, वो भी एक अच्छी कॉस्ट पर। एक कंपनी कई बिजनेस मॉडल्स के साथ भी ऑपरेट कर सकती है। बहुत से लोग रेवेन्यू मॉडल और बिजनेस मॉडल में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक कंपनी ने कस्टमर्स के लिए जो वैल्यू डिलीवर की है उससे वो कैसे पैसा या फिर इनकम जनरेट करती है, उसे हम रेवेन्यू मॉडल कहते हैं। रेवेन्यू मॉडल बिजनेस मॉडल का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओला, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर टैक्सी सर्विस है जो कि इंडिया में और अब यूरोप में भी ऑपरेट करती है, वो एक एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल पर बेस्ड है। मतलब ओला की खुद की कोई भी टैक्सी नहीं है, ना ही उनके कोई ड्राइवर्स हैं जिन्हें वो सैलरी देते हैं। ओला एक प्लेटफॉर्म है जिस पर जो भी लोग कार या फिर ऑटो से ट्रैवल करना चाहते हैं वो ओला कैब्स की ऐप पर अपने आप को रजिस्टर करते हैं। ड्राइवर्स को भी ओला की ऐप पर रजिस्टर करना होता है, जिससे कि वो ओला का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे कस्टमर्स को अपनी कैब सर्विस देकर पैसा कमा सकते हैं। कस्टमर्स बिल पेमेंट्स ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। अपने प्लेटफॉर्म का यूज़ करने के लिए ओला ड्राइवर से 15 से 20% का चार्ज एज कमीशंस लेता है। अगर आपको पॉइंट ए से बी तक जाने में ओला ने 100 रुपीज़ चार्ज किए हैं तो इसमें से ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ ड्राइवर को मिलते हैं और 20 रुपीज़ ओला कैब्स लेता है। तो ओला का बिजनेस मॉडल हुआ अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके लोगों को कैब सर्विसेज देना, और ओला का रेवेन्यू मॉडल हुआ उन सर्विसेज पर 20% तक की कमीशंस चार्ज करके पैसा कमाना। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ इंडस्ट्रीज़ के पॉपुलर बिजनेस मॉडल्स और रेवेन्यू मॉडल्स। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री की। बैंक्स बहुत सारे लोगों के पैसों को अपने पास रखकर उन्हें उसके ऊपर कुछ परसेंट का इंटरेस्ट देता है, और वो उसी पैसे का यूज़ करके दूसरे लोगों या कंपनीज़ को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स पर लोन देता है। बैंक्स बाकी एडिशनल सर्विसेज के लिए भी अपने कस्टमर्स को चार्ज करता है, जैसे कि कार्ड मेंटेनेंस चार्जेस, एसएमएस चार्जेस, लेट रीपेमेंट चार्जेस। मतलब जब कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड या फिर लोन्स की पेमेंट करने में लेट होता है तो उसे एक्स्ट्रा फ़ी बैंक्स को पे करनी पड़ती है। और अगर कोई कस्टमर्स अपने अकाउंट का मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता है तो भी बैंक्स उस पर पेनल्टी चार्जेस लगाता है। और भी ऐसे बहुत से चार्जेस और सर्विसेज हैं जिसके लिए बैंक्स आपको चार्ज करता है। बैंक्स अपने कस्टमर्स के पैसों को बहुत से एसेट्स या फिर कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट करता है और वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट करता है। तो बैंक्स का बिजनेस मॉडल है कि लोगों के पैसों को सेव रखना और उसे यूज़ करने के बदले में उनको कुछ इंटरेस्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कराना। और बैंक्स का रेवेन्यू मॉडल है उन सर्विसेज के बदले उनको चार्ज करना और लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करना। अब हम डिस्कस करते हैं आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनीज के बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल्स की। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज में से एक है, उनका बिजनेस मॉडल आईटी सर्विसेज और आईटी कंसल्टिंग इन दोनों चीज़ों पर बेस्ड है। टीसीएस अलग अलग इंडस्ट्रीज़ या फिर कंपनीज़ के लिए कस्टमाइज्ड मतलब उनकी ज़रूरत के मुताबिक सॉफ्टवेयर उन कंपनीज़ को प्रोवाइड करती है, जिसका टीसीएस उन कंपनी से चार्ज करती है। और उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन या फिर अपग्रेड करने के लिए भी टीसीएस एनुअली उनसे पैसा लेती है। जैसा कि 2006 में टीसीएस ने ईआरपी मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के लिए बनाया, और भी कई इंडियन कंपनीज और फॉरेन कंट्रीज़ के लिए टीसीएस ने आईटी सर्विसेज दी हैं। आईटी कंसल्टिंग में टीसीएस दूसरी कंपनीज या फिर इंडिविजुअल्स को किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए या फिर अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए उनके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए एडवाइस देते हैं और बिज़नेस स्ट्रैटेजी भी बताते हैं। इस कंसल्टिंग के लिए वो अपने क्लाइंट से फ़ीस चार्ज करते हैं। तो टीसीएस का बिज़नेस मॉडल कंपनीज़ को आईटी सर्विसेज देना और आईटी सर्विसेज के रिगार्डिंग उन्हें कंसल्ट करना है, जबकि उनका रेवेन्यू मॉडल उन सर्विसेज या फिर एडवाइस देने पर फ़ीस चार्ज करना है जिससे कि वो पैसा कमाते हैं।
तो दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये जान लें कि उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और वो किस तरह से इनकम जनरेट करती है। अगर आपको उनके बिजनेस मॉडल नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट मत कीजिए, बल्कि ऐसी कंपनीज पर फोकस कीजिए जिनका बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल्स आप आसानी से समझ सकते हैं। बात करते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी की। एक बिजनेस स्ट्रैटेजी का मतलब है कि एक कंपनी अपने आप को ग्रो करने के लिए जो एक्शंस और डिसीजंस लेती है जिससे कि वो बाकी कंपटीटर्स से कम्पीट कर सके और अपने कंपनीज और बिजनेस के गोल्स को पूरा कर सके। बिजनेस स्ट्रैटेजी में हम ये भी जानते हैं कि कंपनी को अपने गोल्स को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, जिससे कि वो अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जैसे कि लोगों को हायर करना या फिर रिसोर्सेज को एलोकेट करना जैसे डिसीजंस ले सकती है। एक अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी ये भी बताती है कि एक कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स एक साथ कैसे काम कर सकते हैं जिससे कि कंपनी और एम्प्लॉयज़ का टाइम बच सके और कंपनी अपने गोल्स स्मूथली अचीव कर पाए। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एक बिजनेस स्ट्रैटेजी के कई कंपोनेंट्स हैं जिसको एनालाइज करके आप ये देख सकते हैं कि वो कंपनी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है या फिर एक बुरी। पहला कंपोनेंट है कोर वैल्यूज़। बहुत सारी कंपनीज एक बहुत ही ऑनेस्ट और स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक के साथ काम करती हैं। उस कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स और सभी डिपार्टमेंट्स बहुत ही ऑनेस्ट और एथिकल बिहेवियर मेंटेन करते हैं और वो सभी एम्प्लॉयज़ को एग्जाम्पल के ज़रिए समझाते हैं कि चीज़ें किस तरह से होनी चाहिए और किस तरह से नहीं होनी चाहिए। दूसरा कंपोनेंट है स्वॉट एनालिसिस। इस कंपोनेंट में एक कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में पता चलेगा, जिससे कि आप ये जान पाएंगे कि कंपनी अपने कौन से बिजनेसेस में स्ट्रॉन्ग है और कहाँ उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इससे आपको कंपनी पर आने वाले थ्रेट्स और मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी पता चलेगा। तीसरा कंपोनेंट है विजन और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अगर एक कंपनी का कोई बड़ा विजन नहीं है जिससे कि वो लोगों की लाइफ चेंज कर सके तो वो कंपनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इस कंपोनेंट में आपको कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में पता चलेगा और आप उसे देखकर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। फोर्थ कंपोनेंट है मेजरमेंट। कंपनी किस तरह से अपने रिजल्ट्स को नापती है। अगर वो सिर्फ नंबर्स के बेस पर कंपनी की परफॉर्मेंस और एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को मेज़र करती है तो वो कंपनी लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि किसी भी नई अप्रोच या फिर नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने पर एकदम से नंबर्स या फिर एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी मेज़र नहीं की जा सकती। उसे नापने के लिए पेशेंस के साथ और स्मार्टली काम लेना होता है। अब हम कुछ अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे और उनको एनालाइज करेंगे। फर्स्ट स्ट्रैटेजी है क्रॉस सेल मोर प्रोडक्ट्स। इस स्ट्रैटेजी में कंपनीज का फोकस एक ही कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने का रहता है। स्ट्रैटेजी का यूज़ बैंक्स, NBFCs और ऑनलाइन रिटेलर्स करते हैं। ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने से कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और बार बार एक ही कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने से उन्हें नए कस्टमर्स एक्वायर करने के लिए ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्चना पड़ता। दूसरी स्ट्रैटेजी है मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विस। बहुत सी कंपनीज, खासकर टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, गूगल नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकालते हैं जिससे कि वो और नए और हर एज ग्रुप के कस्टमर्स को एक्वायर कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज ही इनोवेटिव हो सकती हैं। कई कंपनीज अपनी मैनेजमेंट में क्रिएटिव चेंजेस लाकर या फिर अपने काम करने के तरीके को इनोवेट करके भी अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकती हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी है इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। अमेज़न वर्ल्ड की मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनीज में से एक है। आज इसी कारण की वजह से वो इस दुनिया की सबसे सफल कंपनी है। रेगुलरली कस्टमर सर्विस इम्प्रूव करने से कंपनीज अच्छे सेल्स नंबर्स निकाल सकती हैं, जैसा कि अमेज़न ने किया। इससे कंपनीज की एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बनती है और बाकी कस्टमर्स अपने आप कंपनी के प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फोर्थ स्ट्रैटेजी है कॉर्नरिंग अ यंग मार्केट। ये स्ट्रैटेजी ज़्यादातर बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं, जिसमें वो हर उस छोटी कंपनी को खरीदती हैं या फिर उसे अपने साथ मर्ज कर लेती हैं जो भी उन्हें लगता है कि उनके लिए फ्यूचर में थ्रेट बन सकती है। उनको एक्वायर करने के बाद उन्हें उस कस्टमर बेस का भी एक्सेस मिल जाता है जो कि उनका वीक पार्ट था। फिफ्थ स्ट्रैटेजी है प्राइसिंग। बहुत सी कंपनीज या तो अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही कम प्राइस पर रखकर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, या फिर वो बहुत ही अच्छी कस्टमर सर्विस या फिर प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ एक प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए दूसरे ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में बहुत ही हाई प्राइस चार्ज करती हैं।
कम प्राइजेस के केस में कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करती है और ज़्यादा प्राइस के केस में प्रॉफिट मार्जिन हाई होने की वजह से उन्हें पर प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। तो इन्वेस्टर्स ऐसी बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि कंपनीज यूज़ करती हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए और कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो आपको जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है उस कंपनी की बिज़नेस स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ लेनी है ताकि आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाएँ। आशा करता हूँ कि आपको बिज़नेस स्ट्रैटेजी और बिज़नेस मॉडल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एनुअल रिपोर्ट के बारे में। तब तक